हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं विच इज़ अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दैट इज कॉल्ड टैलेंट मैनेजमेंट। अब इसमें सब कुछ बात करेंगे। टैलेंट मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और किस तरह से कंपनी टेक को यूज कर रही है टैलेंट मैनेजमेंट में। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है दैट इज टैलेंट मैनेजमेंट। होता क्या है, व्हाट इज टैलेंट मैनेजमेंट? तो टैलेंट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ methodological, organized, strategic process of getting the right talent on board and helping them grow in their optimum capabilities, keeping the organizational objective in mindset। अब हमें शुरू से पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस का पूरा पर्पस ही इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें राइट टैलेंट को लेकर आना है। बट टैलेंट मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट है उसके बारे में बात करते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है किसी भी तरह के राइट टैलेंट को ऑनबोर्ड करने में। प्लस वो सिर्फ ऑनबोर्डिंग तक ही नहीं रुकता बल्कि वो ये भी इंश्योर करता है कि जिसको आप ऑनबोर्ड कर रहे हो, जिस एम्प्लॉय को आप लेकर आ रहे हो, उन लोगों को एक हेल्प मिले टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो खुद भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करे, प्लस वो कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करे, वो सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है विद टैलेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑनबोर्डिंग भी होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह का कैरियर मैपिंग भी होती है, कैरियर ग्रोथ भी दिखाया जाता है, प्लस एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे किए जाते हैं। द प्रोसेस दस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द राइट टैलेंट गैप्स। अब सबसे पहला जो प्रोसेस है इसका वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप राइट टैलेंट के गैप्स को आइडेंटिफाई करो एंड वैकेंट पोजीशंस। तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहां कहां वैकेंट पोजीशंस है वो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। एंड देन सोर्सिंग फॉर ऑनबोर्डिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर इट। ऑब्वियसली आफ्टर एक बार जब आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे ये पोजीशंस मेरी खाली है, तो उन पोजीशंस के लिए फिर सुटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढना, दैट इज योर नेक्स्ट टास्क। ग्रोइंग देम विद इन द सिस्टम एंड डेवलपिंग नीडेड स्किल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जब आप टैलेंट को ढूंढने जाते हो तो वहां पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर एम्प्लॉय को सब कुछ आता होता है या हर टैलेंट को सब कुछ आता होता है। आप उनका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग को देखते हो एंड देन उनको सिस्टम में लेकर आते हो और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक्सपर्ट बनाया जाता है, उनको फ्यूचर में जो भी उनसे काम लेना है उसके रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट कि वो एंगेज्ड रहें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एट द सेम टाइम उनको रिटेन भी करना है, उनको मोटिवेट करना है और लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस गोल्स को पूरा करना है। तो ये सब कुछ टैलेंट मैनेजमेंट में पॉसिबल है, इसके हेल्प से पॉसिबल है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है ये। तो सबसे पहली चीज जो है वो है सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे फर्स्ट लेवल पे जैसे ही आपको पता चल गया कि आपकी जॉब पोजीशंस कौन कौन सी वेकेंट है, जो नेक्स्ट काम आपको करना है दैट इज योर सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट। आपको अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है जहां पर कि आप इन्विटेशंस करोगे डिफरेंट जॉब एप्लीकेशंस को, राइट। और आपको इंश्योर करना है कि काफी सारी एप्लीकेशंस आए सो दैट कि आप अच्छा टैलेंट को ढूंढ कर ला सको। नेक्स्ट जगह जहां पर ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है टैलेंट मैनेजमेंट, दैट इज योर सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग मींस लेट्स से कोई आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई वीपी है, कोई सीईओ है कंपनी का, तो वंस दे आर रिटायरिंग और दे आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, सो हु विल टेक द चार्ज? नेक्स्ट पर्सन कौन होगा जो उनकी जगह चार्ज लेगा, या किसी भी सीनियर लेवल पोजीशन पे नेक्स्ट पर्सन कौन आके बैठेगा, उसमें भी टैलेंट मैनेजमेंट काफी हेल्प कर देता है आपका। आप कहीं ना कहीं लोगों को डेवलप इस तरह से करते हो कि अगर एक पर्सन चला भी जाए तो पीछे जो लोग हैं वो डेवलप हो जाए और वो वहां पे काम कर सके। जो तीसरी जगह है दैट इज योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो, जब भी आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रन करते हो जहां पर कि आप लोगों को इवैल्यूएट करते हो, उनको फीडबैक देते हो, वो सब कुछ टैलेंट मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट इज योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब चूंकि ये मैंने आपको पहले भी बोला कि जितने भी लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से वेल ट्रेंड नहीं होते, कई बारी उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, काफी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट तरह की, चाहे टेक्निकल ट्रेनिंग हो चाहे कल्चरल ट्रेनिंग हो, वो सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है सो दैट कि दे बिकेम द राइट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, जब आप लोगों को हायर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उनका पोटेंशियल देखो कि उनकी लर्निंग की पोटेंशियल कैसी है और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में राइट फिट बैठते हैं या नहीं बैठते, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स वगैरह काफी हद तक सिखाई जा सकती हैं अगर उनको बेसिक स्किल्स आती हैं। इसके अलावा कंपनसेशन को डिजाइन करने में, बेनिफिट्स को डिजाइन करने में भी टैलेंट मैनेजमेंट काफी रोल प्ले करता है। तो जब भी आपको डिफरेंट रोल्स को देखकर जब भी आप उनका कंपनसेशन डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, दोनों ही सिचुएशन में टैलेंट मैनेजमेंट अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये हमेशा होलिस्टिक मेथड है, काफी होलिस्टिक मेथड है। कैसे भाई? इट कवर्स द एंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल।
ये सिर्फ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिर्फ ऑनबोर्डिंग तक ही नहीं रुकता, बल्कि एम्प्लॉय के पूरे कैरियर ग्राफ को आप इसमें मैप कर सकते हो, उसका पूरा लाइफ साइकिल आप बना सकते हो कि वो जब आएगा तब वो लेवल 1 पे क्या काम करेगा, लेवल 2 पे कैसे जाएगा, लेवल 3 पे क्या करेगा, लेवल 4 पे क्या करेगा, ऐसे करते करते वो कैसे इस पूरे कैरियर को, पूरे इसी ऑर्गेनाइजेशन में कहां तक उसका कैरियर जा सकता है, वो सब कुछ टैलेंट मैनेजमेंट में डिजाइन किया जाता है। इट्स अ वेरी होलिस्टिक मेथड। एड्रेसेस रिक्रूटमेंट, हायरिंग एंड एंगेजमेंट। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको रिक्रूटमेंट भी देखनी है, आपको उनको हायर भी करना है, प्लस आपको उनको इंगेज भी करना है फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफशूट ऑफ एचआर मैनेजमेंट। ऑफशूट क्या है एचआर का मैनेजमेंट का, कि इट इवॉल्व फ्रॉम एचआर प्रैक्टिसेस। अब ऑब्वियसली इसमें भी वही सारे एचआर के मेथड्स हैं, वही ट्रेनिंग होती है, वही रिक्रूटमेंट होता है, वही सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बट ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये उससे इवॉल्व हुआ है, उस मेथड में टेक में काफी इवोल्यूशन हुई है, उस पूरे प्रोसेस में जो इवोल्यूशन, प्रोसेस रिमेन्स द सेम बट द मेथड ऑफ डूइंग ऑल दोज प्रोसेसेस वो यहां पे चेंज होते हैं टैलेंट मैनेजमेंट में। इट फोकसेस ऑन द स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस, प्लस मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये थोड़ा स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। इट इज नॉट जस्ट लाइक अ सिंपल प्रोसेस, ये थोड़ा स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। दैट मीन्स आप काफी फोकस्ड अप्रोच यूज करते हो फॉर डूइंग टैलेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज योर स्ट्रैटेजिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब ये बहुत हद तक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा ध्यान में रख के किया जाता है। जब भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, चाहे इस टाइम पे वो ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो कंपनी इस टाइम पर कहीं ना कहीं अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के बारे में सोचे, तो जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रख के, उसको साथ अलाइन करके टैलेंट मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इट एम्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मेन फर्स्ट गोल है अपना, दैट इज टू ब्रिंग इन राइट पीपल, टू ब्रिंग इन टैलेंटेड पीपल, एंड जो सेकंड गोल है उनको रिटेन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब जनरली जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में टिकते नहीं है, वो उनको बहुत जल्दी, उनका एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है, तो उनको रोक के रखना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, मतलब एम्प्लॉइज के स्किल्स को एनहांस करना, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जैसा पहले भी बताया मैंने आपको, एंड एट द सेम टाइम इंश्योर करना कि हमारे गोल्स भी पूरे होने चाहिए। तो गोल्स को ध्यान में रखते हुए लोगों को ट्रेन करो, पहले लोगों को लेकर आओ, ठीक है, जब वो आ जाए उनको ट्रेन करो, जब वो ट्रेन हो जाए फिर उसके बाद उनको पूरा उनका लाइफ साइकिल बताओ कि भाई कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन में, और वो गोल्स से साथ उसका मैच करते जाओ। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब टैलेंट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों हर ऑर्गेनाइजेशन को टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए या करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। पहला, इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट कहां कहां कंट्रीब्यूट करता है। पहले तो वो रिक्रूटमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, कि आपको कोई भी रिक्रूटमेंट करनी है, स्पेसिफिकली मिड लेवल, सीनियर लेवल में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेथड्स ऑफ हायरिंग पीपल, दैट टू इन अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट वे। सो दैट इज वाई टैलेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड इज आपकी फाइनल हायरिंग में जो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें कैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हैं एम्प्लॉइज को, वो सब जगह पर टैलेंट मैनेजमेंट काफी काम आता है। इसके अलावा एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि एक एम्प्लॉय की पूरी जर्नी बनानी है आपको, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, ये जो पूरी जर्नी आपको बनानी है लेवल 1 से 2, 2 से 3, तो वो कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ेगा, उसकी पूरी एंगेजमेंट बनाओगे तो कहीं ना कहीं लोगों को भी पता चलेगा, ओके फर्स्ट ईयर में मैं आया हूं तो सेकंड ईयर में मैं यहां चला जाऊंगा, थर्ड ईयर में मैं यहां चला जाऊंगा, फोर्थ ईयर में मैं यहां पहुंच जाऊंगा। उससे लोगों में एक ऑप्टिमिज्म बढ़ता है, एक होप बढ़ती है, उससे वो एंगेज्ड रहते हैं। फोर्थ, ऑब्वियसली मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर दिन तो कोई भी मोटिवेटेड नहीं रहता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से लोगों को मोटिवेट करो, एंड नॉट विच इज नॉट ओनली इंक्लूडिंग फॉर्मल प्रोसेस। सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस से ही मोटिवेशन नहीं होता, ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल चीजें भी हमें करनी पड़ती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। एंड फाइनली इज रिटेंशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि टैलेंट मैनेजमेंट में लोगों को रिटेन करके रखना ही एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग आप जिनको अच्छे अच्छे लोगों को आप लेकर आते हो, वो छोटी छोटी बातों को कई बार लेके फंसी हो जाते हैं, दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिटेन दोज पीपल, टॉप पीपल। मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट चीज है कि इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें, टैलेंट मैनेजमेंट को हम अपने सिस्टम में कैसे लेकर आए, उसमें क्या कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ। अब स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि कंपनी के मिशन को समझो, कंपनी के विजन को समझो, उसके ऑब्जेक्टिव को समझो, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझो, और उसके बेस पर अपना टैलेंट मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को बनाओ, ताकि वो हमेशा अलाइंड रहे। अगर ये अलाइंड रहेगा
तो हमेशा आपको उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होगा। अगर आप उसको अलाइन ही नहीं कर पाओगे ना, तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। डिटरमाइन द नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज एंड रोल टू ड्राइव कंपनीज ऑब्जेक्टिव। अब आपको इसके बाद जो नेक्स्ट चीज समझनी है वो ये समझना है कि अगर आपको विजन समझ में आ गया, मिशन समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, फिर आप देखो कि आपको नेसेसरी किस तरह की कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, कौन से ऐसे लोग आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी कंपनी के गोल्स को पूरा करने में, उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कंपनी है जो इनोवेशन पर बहुत ज्यादा रिलाई करती है, जैसे कंपनीज लाइक 3M बहुत ज्यादा इनोवेशन में बिलीव करते हैं, तो वैसी कंपनीज हमेशा ऐसे लोगों को लाना पसंद करेगी जो क्रिएटिव है, कहीं ना कहीं उनका एक आउट ऑफ द बॉक्स माइंडसेट है। वो कभी ऐसे लोगों को नहीं लेकर आना चाहेगी जो बहुत ही मोनोटोनस जॉब करके आए हैं, राइट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह के रोल के लिए, किस तरह की कॉम्पिटेंसीज के लिए लोगों को हायर कर रहे हो। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मेथड्स टू रिक्रूट, हायर, एंगेज पीपल इफेक्टिवली। अब आपको पहले भी बताया क्या करना है, एक अच्छा एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट मेथड बनाना है रिक्रूटमेंट का, हायरिंग प्रोसेस का, एंड इंपॉर्टेंटली हाउ टू एंगेज देम थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपने एक बार स्ट्रैटेजी बना ली, देन इन्वेस्ट इन पीपल्स ग्रोथ। अब ये कैसे आप करोगे, तो इनहैंस द एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंसी टू ड्राइव बिजनेस। अब इनहैंस करना है मतलब ट्रेनिंग करवानी है। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना है। आपको ये समझना है कि हर दिन कुछ नया टेक आएगा, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। आपको अपने एम्प्लॉइज को हमेशा अगर अप टू द मार्क रखना है, या उनको हमेशा एक कहते हैं ना कि एट पार विथ रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं राइट टैलेंट को लाना पड़ेगा, उनको सही तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे एआई का बहुत तगड़ा इमरजेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट वाले लोग हैं, ये सब लोग एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में अगर हमें सस्टेन करना है तो दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। और बहुत सारी कंपनीज तो खुद ही ट्रेन करा रही है अपने एम्प्लॉइज को कि भाई तुम ट्रेन हो जाओ, अच्छे से काम करो, नए नए प्रोडक्ट्स बनाओ। इन्वेस्ट इन मैनेजर्स टू इनेबल देम टू कोच देम टीम मेंबर्स। इसके अलावा जो अगला आपको जगह इन्वेस्ट करना है वो लीडरशिप में करना है। द पीपल हु आर लीडिंग देम, उनमें भी इन्वेस्ट करना है, उनके मोटिवेशन को बढ़ाना है, सो दैट कि वो अपने जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनके जो टीम मेंबर्स हैं, उनको इंस्पायर करें, उनको एंगेज करें, बिकॉज अ राइट लीडर कैन ब्रिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको उनको भी ट्रेन करना होगा, उनको भी बताना पड़ेगा कि कैसे वो अच्छी लीडरशिप निकाल सकते हैं, अच्छी तरह से कोच कर सकते हैं लोगों को। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज बिल्ड अ पॉजिटिव कल्चर। कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ टिके रहें, काम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम काफी वेलकमिंग होना चाहिए, काफी पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन पड़ना चाहिए। पीपल शुड फील हैप्पी, सिंपल। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को काम करना है तो दे शुड फील हैप्पी दैट दे आर वर्किंग विथ यू, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू स्टिक विथ यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा रेगुलरली रिकॉग्नाइज पीपल्स अचीवमेंट एंड फॉस्टर अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन। ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत जरूरी है। काफी सारी कंपनीज क्या करती हैं कि आपकी गलतियों पर आपको पनिश करती है। कुछ आपसे गलती हो जाए, आपकी सैलरी काट लेती है, आपकी छुट्टियां काट लेती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक फियर का कल्चर क्रिएट होता है। जबकि ऑन द अदर साइड काफी सारी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को काफी मोटिवेट करती हैं, उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करती हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है और कहीं ना कहीं रेगुलरली रिकॉग्नाइज करती है उनको, टाइम टू टाइम उनको एप्रिसिएशन दे करके, जिससे एक अच्छा पॉजिटिव कल्चर बनता है। ऑफर अट्रैक्टिव एम्प्लॉइज डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि एम्प्लॉय को जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज जहां भी दिखती है वो एम्प्लॉइज वहीं पर रहना पसंद करते हैं। आप बहुत टाइम तक किसी को सैलरी दे देकर नहीं रोक सकते। आप उनका ग्रोथ होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टास्क, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो वो ज्यादा समय तक आपके साथ काम करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि हम सिर्फ मनी वाइज ग्रो नहीं कर रहे बल्कि हम मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डाटा ड्रिवन। और टैलेंट मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं कोर जो है वो यही है कि टैलेंट मैनेजमेंट में हर चीज का एक मेट्रिक बनाया जाता है, किसी भी चीज का, चाहे रिक्रूटमेंट का मेट्रिक है, चाहे आपके कितने एरर हो रहे हैं रिक्रूटमेंट में उसका मेट्रिक है, चाहे ट्रेनिंग में किस तरह के लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है उसका मेट्रिक है, किसी भी तरह का डिसीजन लेना है तो उसका मेट्रिक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर तरह के मेट्रिक्स डेवलप किए जाते हैं सो दैट कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सके। प्लस उसी डिसीजन के बेसिस पे, उन्हीं डाटा के बेसिस पे, उन्हीं एनालिसिस के बेसिस पे आप रिक्रूटमेंट करते हो, आप रिटेंशन के तरीके यूज करते हो, एंगेजमेंट बढ़ाते हो। ये सब कुछ डाटा ड्रिवन हो गया है। देयर वॉज अ टाइम जब इंट्यूशन पे काम चलता था, ये मुझे लगता है चलो ये करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ डाटा विद अस, हम डाटा को एनालाइज करते हैं, हम डाटा से समझते हैं कि भाई क्या चीज हमारे लिए अच्छा है, क्या चीज हमारे लिए बुरा है। एक छोटी छोटी चीजों में डाटा का रोल आ गया है, राइट।
कोलैबोरेट विद सीएफओ टू कंबाइन टैलेंट मैनेजमेंट मैट्रिक्स, फाइनेंशियल डाटा, डीपर इनसाइट्स। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं इस तरह के मैट्रिक्सेस को। आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो या आप अपने खुद के मैट्रिक्सेस बना सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ डीपर इनसाइट। एक डीपर इनसाइट की जरूरत होगी ताकि आप टैलेंट मैनेजमेंट के कोई भी डिसीजन को बहुत आराम से ले सको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द चैलेंजेस। आज के डेट में किस तरह का चैलेंज पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एचआर। नंबर वन इज कल्चरल डाइवर्सिटी। देयर वाज अ टाइम जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह के लोग काम करते थे, एक ही कंट्री के लोग काम करते थे, बट अब ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ गई है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जापान, चाइना, इंडिया, दे वर्क टुगेदर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे कल्चरल नुआंसेस बहुत हाई होते हैं, कम्युनिकेशन का स्टाइल डिफरेंट होता है, वर्क के प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, तो उनको एक सेम पेज पे लाना ही एक बड़ा चैलेंज है। इट इज नॉट इजी। और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उनके जो लैंडस्केप है अक्रॉस ब्रांचेस, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कोई एग्रेसिव है, कोई पैसिव है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई इंप्लीमेंट करने में बिलीव करता है, कोई प्लानिंग करने में बिलीव करता है। तो उनको कहीं ना कहीं असाइन करने में, इकट्ठे काम कराने में बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा रेगुलेटरी कंप्लायंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब कंपनीज ग्लोबल हो गई हैं, डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, तो हर कंट्री का एक अपना रूल है, अपना रूल बुक है, अपना रेगुलेशन है, तो आपको उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है। कुछ कंट्रीज में क्या है, मिनिमम पे है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। कुछ कंट्रीज में क्या मिनिमम वर्किंग आवर्स है कि इतना तो आपको वर्किंग आवर रखना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स। अंडरस्टैंडिंग एंड अडरिंग द लेबर लॉज, जैसा मैंने आपको बताया, लेबर लॉज आपको समझ में आना चाहिए, आपको लेजिस्लेशन समझ में आनी चाहिए, टैक्सेशन स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इन टैलेंट मैनेजमेंट। एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लस कॉम्पिटिशन फॉर टैलेंट, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि जो अच्छा टैलेंट है, जिसमें दम है, वो लोगों को मल्टीपल ऑफर्स आते रहते हैं फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज, और लगातार हेड हंटिंग होती रहती है उन लोगों की। वो एक्स कंपनी में काम करते हैं, वाई कंपनी उनको उससे भी ज्यादा सैलरी ऑफर कर देती है, उससे भी हायर पोजीशन ऑफर कर देती है। जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी हायर कर देती है, जिसकी वजह से रेजिग्नेशन के लेवल्स बहुत हाई हुए हैं और बहुत तेजी से एट्रिशन रेट बढ़ रहा है। मूविंग ऑन, अब क्या क्या सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, क्या क्या आजकल टेक किस तरह का टैलेंट। मैंने कहा था कि टेक जो इस टाइम पे टैलेंट मैनेजमेंट के कोर में दो चीजें आपको मिलेंगी। एक तो डाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया डिसीजन लेने के लिए, प्लस टेक, कि आप टेक को कैसे यूज करोगे। जो डाटा आपने बना लिया उसको कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, उसकी बात करते हैं। जो पहला और मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल टूल इस टाइम पे यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एटीएस, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ने बहुत ज्यादा मैनुअल जो काम था कि भाई हर पर्सन का रिज्यूम आता था, उसको बैठ के मैनुअली आप मैच करते थे जॉब प्रोफाइल से, वो सारा अब कहीं ना कहीं कम हो गया, वो पूरा ऑटोमेट हो गया है। अब कोई भी जॉब पोस्टिंग होती है और कैंडिडेट अप्लाई करता है, तो एटीएस सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली मैप करके बता देता है कि कितना % वो रिज्यूम या वो जो आपका सीवी है वो कितना मैच कर रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो उसमें आप फिल्टर लगा करके आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। लेट से 90% से जिनका मैच करेगा मैं सिर्फ उन्हीं को कॉल करूंगा, तो आपको पहले से फिल्टर होके वो लिस्ट मिल जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इनेबल करता है आपको टॉप टैलेंट को हायर करने का, डिफरेंट सोर्सेज से आप हायर कर सकते हो। प्लस आपका टाइम बहुत सेव करता है पहले, और प्लस एरर भी कम होते हैं। सेकंड जो है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। अब बहुत सारी कंपनीज इस टाइम पे आपके डाटा को यूज करती है। एचआरआई सिस्टम बना रखा है उन्होंने, जिसमें सारा डाटा फीड होता है, रियल टाइम इनसाइट्स मिलता रहता है एम्प्लॉय का, कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कितना कर रहा है, उसके मैट्रिसेस क्रिएट किए जाते हैं। आज के दिन बैंकिंग में बड़ा यूज हो रहा है ये। बैंकिंग में आप देखोगे हर चीज काउंट होती है, आप कितने कितने कासा अकाउंट खोले, आपने कितना लोन किया, आपने कितने कार लोन किए, कितने अपने एसएमईज को सपोर्ट किया, वो सब आपके मैट्रिक्स का पार्ट है। तो आप उसमें जितना जितना काम करते जाते हो वो सब आपके मैट्रिक्स में चढ़ता जाता है, और उसके बेसिस पे आपका एक स्कोर बनता है, और वो लगातार आपके इसको इफेक्ट करता है, आपके ट्रांसफर को, आपकी पोस्टिंग को, आपके आपके अप्रेजल को, हर चीज को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलएमएस सिस्टम। अब बहुत ज्यादा जगहों पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर लोग अपस्किल कर सकते हैं अपने आप को। वहां पर आकर लोग एग्जाम्स दे सकते हैं, लोग टेस्ट दे सकते हैं, वहां पर लेक्चर्स अपलोड हो सकते हैं, वहां पर सब कुछ हो सकता है, विच इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ये काम करती है। D2L इज वन ऑफ द बिग ब्रांड्स जो इस काम को करती है, और भी ट्यूटर LMS है। बहुत सारे ऐसे LMS कंपनीज है जो इसी काम को करती है। आप उनको ले सकते हो, अपने सिस्टम में लगा सकते हो, लोग उससे सीख सकते हैं ऑटोमेटिकली, वो आपका प्रोग्रेस भी ट्रैक करते हैं, सब कुछ किया जा सकता है।
नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म क्या है? इट इनहांसेस द एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन बाय प्रोवाइडिंग द टूल्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिलते हैं जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर को डेवलप करने में यूज कर सकते हो, जो भी आपको करने की जरूरत है। एक कम्युनिकेशन अच्छा इंप्रूव हो जाता है, रिकॉग्निशन मिलती है, कोलैबोरेशन मिलता है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम बना लेती है, जहां पर वो जो भी एम्प्लॉय अच्छा कर रहा है उसका अप्रेजल वहां पर आता रहता है, उसके नाम के न्यूज आती रहती है, वहां फ्लैश कराते हैं, लोग उसको खोलते हैं, देखते हैं, पता चलता है भाई ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा कर रहा है। तो एक कॉमन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां से सबको सबके बारे में कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। तो इस तरह से आज के डेट में LMS हो, चाहे HRIS हो, चाहे आपके मैट्रिसेस हो, चाहे आपका डाटा हो, चाहे आपका ATS सिस्टम हो, ये सब कुछ ऐसा टेक है जो टैलेंट मैनेजमेंट को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे इस PDF को लेना चाहते हैं, मेरे PPT को लेना चाहते हैं, तो आपको फ्री में मिल सकता है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ और टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां पर मैं हर लेक्चर इंग्लिश में अपलोड करता हूं, तो आप इसके लिंक्स में जाके, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वहां भी जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।